आज के शो में। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, टैक्सों का बोझ मुल्क के अहम मसाइल करार। बैनुल-अक़वामी तंजीम का सर्वे, क्या मुल्क वाकई गलत सिमत की जानिब गामजन। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, आटा मजीद 8 रुपए महंगा। मुर्गी का गोश्त 50 रुपए किलो महंगा। हुकूमत और जिला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज IPO एस्ट्रोस एक जो ग्लोबल रिसर्च फर्म है उनका एक सर्वे जिससे प्रोग्राम का हम आगाज करेंगे। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल आखिरकार क्या हैं? क्या करप्शन है, यहाँ पर बढ़ती हुई नेपोटिज्म है, यहाँ पर बढ़ते हुए गवर्नेंस के मसाइल हैं, वजह क्या है जी, क्या आवाम समझते हैं? ये सर्वे इन्होंने जो सैंपल साइज है अगस्त 2019 में इन्होंने सैंपल साइज जो था मुरतब किया था और साल 2019 में ये सर्वे किया गया था जिसका सैंपल साइज में पाकिस्तान की रूरल और अर्बन पॉपुलेशन मिलती। एप्सोस ने ये सर्वे, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान में दिसंबर 2019 के लिए जो है ये किया था। मौजूदा हुकूमत में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, टैक्सों का बोझ अहम तरीन मसाइल करार पाए। इस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% अफराद ने करप्शन और अकराबा परवी को अहम मसाइल समझते हैं। सिर्फ 2% अफराद। दिसंबर 2019 में घर और कारें खरीदने के लिए 91%, 91% जो लोग थे वो मुतमईन नहीं थे और इससे पहले अगस्त 2019 में ये तादाद 90% थी जो सर्वे में राय देने वाले अफराद हैं उनके मुताबिक। तकरीबन 81% का ख्याल था कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है और इस IPSOS के सर्वे के अंदर ये कहा गया कि मेजर जो मेजॉरिटी मसला जो नंबर 1 है वो महंगाई है। तकरीबन 79% के मुताबिक बेरोजगारी, 56% के मुताबिक गुर्बत में इजाफा, 55% के मुताबिक टैक्सों का बोझ अहम मसला है, जबकि 79% अफराद का कहना था कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अलार्मिंग सिचुएशन है जब 79% लोग समझ रहे थे इस सैंपल साइज में से कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, कहा जाता है जी कि 80 रुपए किलो तक मिल रहा है, 70 कहा जा रहा है, लेकिन 80 रुपए किलो तक भी फरोख्त हो रहा है आटा। इसी तरह मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। अवाम की राय अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के ऊपर क्या है, पहले जरा सुनाते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद दालें डबल रेट हो गया। जो दाल 140 रुपए किलो थी वो आज 240 रुपए किलो हो गई। मूंग की दाल खास तौर पर, मिर्ची के रेट डबल हो गए, तेल के रेट डबल हो गए। आटा, तेल, घी, हर चीज़ महंगी है। हम परेशान हैं। तनख्वाहें हमारी 12,000 है, 15,000 है, कहाँ से हम पूरा करेंगे? आटा बंद हो गया, गरीब के पहुंचने से दूर हो गया है। अब गरीब को चूल्हे चलाना भी मुश्किल हो गया है। बेकरी वाला है, ननबाई है, सब परेशान है। आम घरों वाले हैं, उनके लिए तो मुश्किल है। लंगर खाने खोल दिए, लोगों को फकीर बना दिया, जाके वो खराब खाना खाओ। मेहनत मत करो, वहाँ जाकर सो जाओ लंगर खाने में और जब रोटी खाओ खराज की, ज़कात की रोटी खाओ। ये कौन सा रियासत मदीना है ये? अब मसला ये जी कि एहसास प्रोग्राम हो या फिर वजीर आजम की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी हो, वो क्या काफी है इस महंगाई को बीट करने के लिए या उसे शिकस्त देने के लिए या कम से कम इससे लड़ने के लिए भी? एक आम आदमी की नजर में बड़े अहम सवालात हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब माशी उमूर हैं, साथ हमारे स्टूडियो में जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। ये जो महंगाई सब लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ा वजह है, करप्शन भी नहीं, गवर्नेंस भी नहीं, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्सेस का बोझ, क्या लोग तंग आ गए? गवर्नमेंट से क्या हो रहा है डॉक्टर साहब आपकी नजर में? देखिए, इसमें कतई कोई शुबा नहीं कि मौजूदा हुकूमत ने जो पॉलिसी अपनाई, जो इक़दाम उठाए और जो ख़राब तर्ज हुक्मरानी हमें नज़र आया मुख्तलिफ सतहों पर, उसके नतीजे में बिलाशुबा पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अवाम की महरूमियाँ और तकालीफ बढ़ी हैं। और इसमें जो है बेसिकली हमारी अपनी गलतियों का कसूर है और कोई इसकी बुनियादी वजह नहीं है। लेकिन ये जो सर्वे आप बात कर रहे हैं, इसमें जो सबसे अहम बात उन्होंने की है वो ये है कि मईशत की सिम दुरुस्त नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं कि इस सर्वे में तो कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को बुरा ना लगे तो IMF ने जो कुछ हमारे मुतालिक कहा है, आलमी बैंक ने जो कुछ हमारे मुतालिक कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारे मुतालिक जो कहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने हमारे मुतालिक जो कहा है और मूडीज ने हमारे मुतालिक जो कहा है, और सबसे बढ़कर जो अहम इदारे हैं दुनिया के जिन्होंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारी रेटिंग गिरा दी,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंसानी वसाइल की तरक्की में हमारी रेटिंग गिरा दी। ये वो चीजें हैं जो मुस्तकबिल के लिए खतरात, पाकिस्तान की सलामती और इसमें बेहतरी के आसार मुझे इसलिए नजर नहीं आ रहे कि मैं बाद में किसी बात आपको बताऊंगा। चंद आदत शुमार जो हमारे सामने हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में भी ये मसले हल नहीं होंगे अगर इनकलाबी तब्दीलियां करके स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि 2016, 17 और 18 में पाकिस्तान का जो अफरात ज़र था वो 4% था, हमें भी पता है। आज ये 22% देही इलाकों में आ गया, ओवरऑल 12.7% है। 17 और 18 में अगर आपको याद हो हमारा ग्रोथ रेट 5.2 और 5.5 था, ये इस हुकूमत ने भी तस्लीम किया है। तो फिर ये 3 और 3.5 पे क्यों आ गया? और 21 तक जो है अभी भी कहा जा रहा है कि 3.5% रहेगा और 23 तक बजट खसारा ऊपर रहेगा। तो ये वो चीजें हैं जो वेकअप कॉल है कि आज अगर अपनी पॉलिसियों में तब्दीलियां नहीं करते, 3 पॉलिसी में मुझे तब्दीली चाहिए, एक टैक्सेशन, एक तवानाई और लोगों की पैदावारियत, स्किल बढ़ाने के लिए। अब ये बातें करना, एहसास प्रोग्राम, ये चीजें जनाब, इससे तो बजट खसारा आप बढ़ा रहे हैं, चंद लोगों को फायदा देंगे, ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि आपके रिसोर्सेज बढ़ें और आप बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार हम बढ़ा रहे हैं, मुल्की वसाइल पर कम कर रहे हैं। ये वाहिद बड़े मुल्कों में वाहिद मुल्क ऐसा है जो तरसीलात के ऊपर गुजारा कर रहा है, जो एड पर कर रहा है, इमदाद पर कर रहा है, निजकारी पर कर रहा है। तो ये तो आपकी खारजा पॉलिसी उससे इफेक्ट हो रही है। और मुझे तो एक खतरा ये है कि हमारी जो सलामती है वो अवाम के ऐसे महरूमी अपनी जगह, हम तो आइंदा अपने फैसले नहीं कर पाएंगे आजाद में। तो ये कब सोच आएगा इस पर? अभी सोचने की एक जुमला और मैं बता दूं, मैं भी पढ़ा था आलमी बैंक क्या कहता है। वो कहता है जी पाकिस्तान में जो गुर्बत है तालीम में वो 75% है, यानी 75% बच्चे आपके वो तालीम के लिहाज से गुर्बत के शिकार हैं। 23 मिलियन बच्चे मेरे जो है स्कूल नहीं जा रहे, 2 करोड़ 30 लाख। और इस साल हमने तालीम और सेहत का बजट 1700 अरब रुपया कम कर दिया खुदा के लिए। तो फिर महंगाई भी होगी और गुर्बत भी बढ़ेगी। अलार्मिंग सिचुएशन है। और आप जिस तरफ कह रहे हैं कि ये तो मुल्क की सलामती, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। तो जनाब जोशी साहब, आपकी नजर में ये क्या ये कंट्रोलेबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए? हाथ से निकल रही है बात, या ये समझ नहीं पा रहे इसको, नियत सही है या टीम सही नहीं है? ये क्या मसला है जन साहब? ये क्यों इतना महंगाई हो गई है और अब लग रहा है काबू में नहीं है चीजें, ये इनके हाथ में नहीं है, या ये अहल ही नहीं है? क्या मसला है जन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये हुकूमत बनी इलेक्शन के बाद, जब ये आए बाहर में, तो उस वक्त से लेके आप देखिए कि इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके ऊपर आप ये कह दें कि जनाब ये पैसा उधर जाया कर गए। मसला ये है कि इतने बड़े कर्जे और जो हालात छोड़ के गए, उसके बाद तो ये टकरे मारने और चीजें जो हैं वो इनके काबू में आ नहीं रही। आपने देखा कि जो कर्जे लिए गए वो आते ही लिए गए। वो पहले 2-3 माह में काम शुरू हो गया था कर्जे लेने का, सऊदी अरेबिया से और यूएई वगैरह से। और ये कहना कि ये चंद दिनों में माशियात खराब हो गई हमारी माशियत, वो तो ये बात दुरुस्त नहीं। असल चीज ये है कि जब IMF के पास ये गए, उसके बाद से अवाम की मुश्किलात जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। और ये फैसला था जो बहुत सारे लोग हमारे इकोनॉमिस्ट कहते थे कि इनको IMF के पास नहीं जाना चाहिए, इसके जराए वगैरह यही ढूंढने चाहिए ताकि IMF के चुंगल में ये ना जाएं। और अगर ये चले गए तो कंडीशंस बड़ी सख्त आएंगी। वही हुआ। अब आपके पास शराइत है, आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया तो इंपोर्ट्स कम करने की वजह से तो आपको रेवेन्यू कम होने शुरू हो गए। अभी रेवेन्यू का टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो आपको अपने बजट में डेफिसिट आना शुरू हो जाएगा। बजट आप कैसे पूरा करेंगे? फिर जो इकोनॉमिक टीम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हुकूमत को सही फिगर्स नहीं दे रहा है। ये चीज चेक करने वाली है। मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। और अगर फैसला सादों को आप सही पिक्चर नहीं देंगे, लिहाजा ये है कि थोड़ा बहुत कभी आप यूटिलिटी स्टोर्स में पैसे डाल देते हैं, कभी उनसे ये मुश्किलात हल नहीं होगी। नहीं सर, आप बड़ी अहम बात है जो आप कह रहे हैं, आपने सुनी है। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक टीम गवर्नमेंट को सही फिगर्स नहीं रिपोर्ट कर रही या सही सिचुएशन जो हो रहा है वो नहीं बता रही। इसके बारे में मैंने इकोनॉमिस्ट को कहते हुए सुना है, और वो बल्कि टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी 1-2 लोगों ने कहा है, इकोनॉमिस्ट ही कह रहे हैं। और अगर ये दुरुस्त है तो हुकूमत फैसला कैसे कर सकेगी कि उसे क्या करना चाहिए? इसके साथ साथ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ तवज्जो नहीं है, वो बढ़ाई नहीं गई। मैन्युफैक्चरिंग जब तक आपकी नहीं बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, और नेचुरली उससे ड्यूटीज वगैरह भी आपकी बढ़ती हैं तो रेवेन्यू भी आपको आएंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उधर ही निकलेंगी।
जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो तरक्की करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। जी। फिर इसी तरह जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं वहां पे खपत हो सकती है अगर उनको हम मॉडर्नाइज करते, उनको एक्सपेंड करते, उनको तवज्जो देते कि ताकि वो लॉस से बाहर आए। अभी तक वो सिवाय इसके कि वो जो पहले रखे हुए उन लोगों को निकालें और किसी तरह अपने खसारे पूरे करें, वो जॉबलेसनेस और क्रिएट हो रही। तो मुश्किलात बहुत सारी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो चीज लैक कर रही है वो ये है कि एक कलेक्टिव सोच नहीं है। मेरी अपनी सोच ये कहती है कि हुकूमत को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के एक जायजा लेना चाहिए मईशत का, उनके सामने हकायक रखने चाहिए और सबको मिलकर तजवीज पे मैं इस तजवीज से मज़ीद बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है तो आपकी बड़ी अहम तजवीज है कि एक मौर पर एक चार्टर या फिर आप मिलकर एजी के सब मिलकर एक हल की तरफ कलेक्टिव सोच होनी चाहिए। वेरी गुड आइडिया, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक बात करेंगे अवाम के मसाइल, अवाम और क्या कहती है सुनवाएंगे। वजीर आजम के नजदीक महंगाई की वजह क्या है ये आपको बताएंगे, और ये इंटरनेशनल सर्वे जब कहता है कि तकरीबन 80% अफराद समझ रहे हैं कि मुल्क सही से गामजन नहीं है, तो इससे कितना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन ये है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। आखिरकार जो बढ़ती महंगाई है, अशिया खुर्दोनोश कीमतों में इजाफा है, आटे की कीमत में इजाफा है 80 रुपए किलो तक आटा फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मुर्गी, दालें, दीगर चीजों के अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही। सर्वेज इंटरनेशनल रिपोर्ट हो रहा है, IPSOS का सर्वे रिसेंट आया जिसमें कहा गया कि महंगाई सब में बड़ा मसला है अवाम का, करप्शन नहीं है वो। इस वक्त मुल्क में एक बैड गवर्नेंस भी उनके लिए मसला नहीं है, वो सब में बड़ा मसला महंगाई को समझते हैं, बेरोजगारी को समझते हैं, टैक्सों के बोझ को समझते हैं। तो इस सर्वे के बाद भी और मजमूई तौर पे जो नैरेटिव है वो ये जी कि महंगाई कंट्रोल करने में गवर्नमेंट फेल हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नजदीक जब हम ये कहते हैं कि महंगाई क्यों हो रही है तो वो क्या तौजीह देते हैं, क्या वजह बताते हैं, आपको जरा ये सुनवाते हैं। आज बेचारे मुझे देख के अपनी आवाम के ऊपर तकलीफ होती है कि महंगाई से गुजर रही है। महंगाई क्यों है? एक घर को जब आप मकरूज कर देते हैं, एक घर को कोई एक घर का फर्द जुआ खेल के घर पे कर्जा चढ़ा देता है तो वो घर को एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। जब तक वो अपनी आमदनी नहीं बढ़ाता और कर्जे की किस्तें वापस नहीं करता, खर्चे जब कम करता है तो एक मुश्किल वक्त से गुजरता है घर। और मुझे पूरा एहसास है कि हमारी कौम के ऊपर ये मुश्किल वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त इनके लिए, इनकी वजह से है जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है। अब ये तो वो बयान है, इस पे फैक्चुअल पोजीशन क्या है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब? मुश्किल वक्त कर्जे बोझ हम अदा कर रहे हैं इसलिए अवाम बर्दाश्त कर रही है, मुझे तकलीफ होती है, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी अवाम के लिए। तो ये सही है बात है जो कह रहे हैं, या इनको गलत ब्रीफ किया गया, ये खुद गलत कह रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं बिल्कुल 100%? देखिए, इस बात के शवाहिद हैं कि प्राइम मिनिस्टर को सही सूरत हाल पता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, नंबर 1। दूसरी जगह इसी बात को ले लें जो अभी आपने सुनाई है, जब जून 2019 का बजट ये पेश कर रहे थे तो उनको वो हालात पता नहीं थे क्या? अगस्त 18 में उन्होंने हल्फ उठाया था, तो उस वक्त तो आदाब जो रखे थे वो कहाँ हैं? जब वो कहा करते थे मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, वो कहाँ है? जब वो बिजली के बिल जलाया करते थे उनको नहीं पता था कि अब क्या हो रहा है। देखिए, बात आप मान लें, तीनों पार्टियों ने जिन चीज़ों पे मुत्तफिक हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनके एजेंडे में तीनों पार्टियों के, उन्होंने तीनों पार्टियों ने 99.9% उस पर अमल नहीं किया, क्योंकि वो ताकतवर तबकों के मुफादात के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। फ्यूडल कल्चर पे हमारा मुल्क चल रहा है, इस बात को आप तस्लीम कर लें, और प्राइम मिनिस्टर को सब पता है, नंबर 1। दूसरी बात में जो आपसे अर्ज करना चाह रहा था वो ये था कि जरा सूरत हाल की संगीनी को आप समझिए। 4,000 अरब रुपया सालाना हम टैक्सों की बद में कम वसूल कर रहे हैं क्योंकि ताकतवर तबकों को हम नाराज नहीं करना चाहते। उसके जैसे आपने देखा ताजरों से उन्होंने जिस दिन फजलुर रहमान साहब का धरना चल रहा था तो उन्होंने शब्बर जैदी को कहा कि आज ही उनके साथ मामला तय कर लो, और आपने सब उनको कंसेशन दे दिए। अब 20 तारीख को उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। एक बात ये कि आप जब ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में सब कुछ है जो असल सूरत हाल है, और जहल अमजद साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इल्म में शायद ऐसा है, किसी आपको रेफर कर रहे हैं, उनको वो खुद नहीं कह रहे। देखिए, मैं आपको बता, अच्छा शौकत बस आप PTI से हमारे जुमला पूरा कर लो। जब आप ये कहा करते थे कि 30,000 से 41,000 पहुंचा दिया 10 साल वर्षों में, वो कम अज कम मैंने 20 दफे सुना प्राइम मिनिस्टर से कि 10 सालों में 30,000 से 40,000, यानी 24,000 से 30,000,
तो अब ये 30 से जो 41 हो गया, तो क्या उनको नहीं पता कि 11,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ गया? उनको नहीं पता क्या उनको नहीं पता था कि उन्होंने 10 अरब डॉलर के कर्जे लिए? सऊदी अरब से आपने पैसा लिया, यूएई से पैसा लिया, IMF से पैसा लिया, चाइना से पैसा लिया, उधार तेल लिया, आपको नहीं पता? उसके बावजूद मईशत तबाह हो रही है। तो ऐसा नहीं है। इन्होंने, इनकी जो गलती थी, पहला गलती इनकी ये थी, मैं पहले दिन से कह रहा था कि IMF के पास जाए बगैर गुजारा नहीं है। इन्होंने सियासी बुनियाद पर लेट किया, उसकी तबाही आई, नंबर 1। नंबर 2, जिन 2 हजरात ने IMF के साथ मामला तय किए वो पाकिस्तान में थे ही नहीं, और ना उन्होंने इनसे पूछा और वो दस्तखत कर दिए। वो तबाकुश शराइत थी जो आज आप भुगत रहे हैं। तीसरी चीज ये कि इन्होंने ताकतवर तबकों को मराद दी हैं, जो पाकिस्तान में और दुनिया में किसी ने नहीं दी। अच्छा, एक बसा साहब भी साथ है। बसा साहब, क्योंकि आप मुख्तसर वक्त को साथ हैं, ये मुझे बता दें, क्योंकि क्या वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में होता है ये तमाम सूरत हाल जो ऑन ग्राउंड है? क्या उनको माशी टीम सही ब्रीफ करती है? पहली बात। और दूसरी बात, जनरल अमजद साहब ने तजवीज दी है कि माशी मामलात के लिए, महंगाई और दीगर के लिए अब सारी सियासी जमातों को एक कलेक्टिव विजडम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक सोच के साथ। क्या कहते हैं तजवीज के ऊपर? बस साहब, लाइन ड्रॉप हुई है जी। मैं इतनी देर में डॉक्टर साहब, अगर आप जो बात कह रहे थे उसको कंप्लीट करें, मैं जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। जी, मैं यह कर रहा था मीसाक़ जमहूरियत जो आप पूछ रहे थे, मैंने आपसे बताया कि तीनों पार्टियां कुछ मुत्तफिक हैं, लेकिन वो उसको करने के लिए तैयार नहीं है। मसला क्या है? 4,000 अरब रुपए साल आप टैक्सों में कम वसूल कर रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इस साल लगाए गए, और टैक्स GDP रेशो इस दौर में गिरा है। मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। आपने बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ाए। अब देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस 4,000 के अलावा 10 अरब डॉलर का कर्जा आपने एक साल में बढ़ा दिया, नंबर 1। 1,700 अरब रुपया तालीम और सेहत का बजट आपने कम कर दिया अपने एजेंडे के मुताबिक। 2,100 अरब रुपए पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं, जिसमें 500 अरब इनके दौर के हैं। 1,600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 1,700 अरब रुपए तालीम और सेहत में आप खर्च कर रहे हैं। तो क्या आपको यह एहसास है कि 10 साल में ये ठीक हो जाएगा? जबकि ये खराबियां बढ़ रही हैं। टैक्स GDP रेशो गिरा है, एक्सपोर्ट GDP रेशो दुनिया के 5 वर्स्ट ममालिक में हमारा शुमार होता है। तो मेरा कहना यह था कि 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसके लिए कितने स्कूल चाहिए, कितने असातिज़ा चाहिए? आप तालीम का बजट कम कर रहे हैं, फिर आप क्या, मुझे नहीं पता। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था, मसला क्या है? 6-5 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। वो जो मुतालबात रोज पेश करते हैं, जिसमें कंप्रोमाइज होता है, न उसमें तालीम की बात होती है, न सेहत की होती है, न गुर्बत की होती है, न अपने अपने सियासी मुतालबात हैं। तो मेरा कहना यह था कि इख्तिदार बचा, वो 17 उनके पास वोट हैं, 10 वोटों की इनको अक्सरियत है, उनका कहना मानते हैं। ताजरों का आपने रेट जो है ना वो 1.5 से 0.5 कर दिया। NIC आपने एक्सटेंड कर दिया। आपने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में, मैंने बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस से खत लिखा गया है कि जो टैक्स एमनेस्टी से जिन लोगों ने फायदा नहीं उठाया उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। हालांकि उन्होंने कहा था मैं पिछले भी करूंगा, लेकिन उन्होंने खत लिखा है। अच्छा, जब आप कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं तो यहाँ सवाल ये होता है, PTI कहती है कि चोर और चौकीदार नहीं मिल सकते। मतलब अक्सर PTI के रहनुमा कहते हैं कि जी वो तो हम उनके साथ मिलना, वो NRO समझते हैं इस बात को, मतलब एक गुनाह समझते हैं, बुरा समझते हैं। अगर आप कहते हैं जी कि मिलकर कुछ काम कर ले, वो तो इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी मुश्किल से कंसेंसस ला सकें। आपको लगता है आ सकता है ऐसा कोई कंसेंसस? जन साहब, की बात यह है कि जो इकोनॉमी है ये फैक्ट्स और फिगर्स की बात है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जो अपनी जेब से कोई लगा के तो कुछ नई पिक्चर पेश कर देगा। असल चीज ये है कि हुकूमत को तमाम पिक्चर इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, जो कंपल्शंस हैं, जो मजबूरियां हैं, जो IMF के साथ वादे किए गए हैं, वो सारी चीजें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, ये जो कम से कम पार्लियामेंट में लोग हैं, उनके सामने रखी जानी चाहिए। अब पार्लियामेंट में सारे जो है वो करप्ट या चोर तो नहीं है। एक पब्लिक डिबेट जिस तरह आप करते हैं वो भी एक खुली बात होगी वहां पे पार्लियामेंट में, और अवाम के मफाद के खिलाफ बात होगी तो अवाम भी सुनेंगे, कोई रिएक्शन आएगा। असल चीज ये है कि आपकी जो भी पॉलिसी बने उसमें बड़ी अहम चीज ये है कि अल्टीमेटली आपको इन कर्जों से बचना है, कर्जों से निकलना है, निजात पानी है कर्जों से। अब वो कर्जे उतारने की क्या प्लान है मुझे तो नहीं पता उसका। तो कोई पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, उसमें अगर आपको टैक्स एडिशनल लगाने पड़ रहे हैं, ताजर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल होगी तो वो ब्लैकमेल नहीं आपको कर सके, उसके लिए मुश्किल होगा। और जो मैयर्स आप देंगे, जो आज तजावीज होंगी, ये आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी अगले 2-3 टर्न्योर्स में। ये तो नहीं होगा कि आज इनके टर्न्योर में अगले 3 साल में सारे कर्जे उतर जाएंगे या कुछ हो जाएगा ठीक, वो तो नहीं होगा। ये अगर इकोनॉमी को ठीक करना है और सारे कर्जे उतारने हैं तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज को यह सोचना चाहिए कि आज अगर इमरान खान की गवर्नमेंट है, कल उनकी होगी, और जब उनकी होगी तो क्या वो इकोनॉमी ठीक कर लेंगे? ये चीजें मिलके अगर की जाए और एक पॉलिसी ऐसी बन जाए जो कोई भी हुकूमत उससे डेविएट ना करे और वो कंटिन्यूटी मिल जाए आपको 3-4 टर्न्योर अगले,
तो शायद आप उससे निजात पा सकें जो आज आपको ब्लैकमेल कर रही है, जो माफिया आपको ब्लैकमेल करती है। टैक्स का आपका टारगेट पूरा नहीं होता, लेकिन बेशुमार ताजरान हैं जो हमसे सेल टैक्स 17% ले लेते हैं, लेकिन वो फाइलर ही नहीं, वो भी 17% भी वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं तो आपने कंट्रोल करना है, और उसके लिए अगर कंसेंसस होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तो आपको ताजर ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। अभी ताजर हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ऑपोजिशन उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इस सोल्यूशन में मजीद बात भी जन साहब जो आपने अहम किया कि हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा इस मसले से निकलने के लिए। इस ब्रेक के बाद ये हजरात भी क्या कहते हैं, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं वहां जाकर हमने पूछा जी किस तरह कारोबार चल रहा है, कैसे हो रहा है काम, वो भी आपको सुनवाएंगे और जो इस पूरी सूरत हाल को करेंगे बेनकाब। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन सवाल हम उठा रहे हैं। महंगाई का जो इस वक्त जिन्हें बेकाबू है, आटे की कीमत में इजाफा, अशिया खुदनोशी कीमतों में इजाफा, गवर्नमेंट क्या बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्या इसको नीचे लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कंट्रोल करना मुमकिन है, या एट द अपर लेवल यानी वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं? अवाम की राय क्या है महंगाई को लेकर? आम दुकानदार क्या सोच रहा है? छोटा तबका जो छोटा दुकानदार है, जो जिसे आप कहा जाता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से भी जो एक लोअर एंड पे जो दुकानदार हैं, जो दाल बेचते हैं, जो बेसिक अशिया खुर्दनोश, जो आम आदमी जब हम जाते हैं लेने, क्या कहते हैं जरा सुनते हैं। कारोबार जो है इस वक्त अपनी बदतरीन सतह से गुजर रहा है। महंगाई का इतना शदीद तूफान है कि लोग परेशान हो गए हैं। सैलरी महदूद है, इसके अलावा दिगर अशिया जो है अशिया खुर्दनोश वो भी देखें आप, अगर उन पर नज़र दौड़ाएं तो वो भी इंतहा की महंगाई है। पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत को कोई ना कोई आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आपके सामने बिजली के बिल हैं बहुत बढ़ गए हैं, गैस इतनी महंगी कर दी है, 200-250% इन्होंने महंगी कर दी है। जो 400-500 रुपये पहले बिल आता था वो अब 1000-1500 रुपये बिल आ रहा है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस पे कंट्रोल करें, इसका कोई मुश्किल हल निकालें जो गरीब आराम से रोटी खा सके। हकीकत ये है कि जरदारी खून पी गया, शेर गोश्त खा गया, बल्ला हड्डियां तोड़ रहा है। अब ये सूरत हाल है। जना जोशी साहब, आपकी नजर में अभी फौरी तौर पे, यानी अगर हम हल की तरफ आते हैं ना मामले को लेकर, एक तो कलेक्टिव विजडम वाली आप बात कह रहे हैं, फौरी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये एहसास प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर के अलावा करना क्या चाहिए? इसको मतलब स्टैंड स्टिल करने के लिए यही महंगाई को क्या होना चाहिए एकदम उस तरह से? देखिए, महंगाई में हमेशा से जो हम सुनते हैं और देखते हैं वो यही है कि सब्सिडीज होती हैं जिसकी वजह से चीजें सस्ती की जाती हैं हर मुल्क में, लेकिन सब्सिडीज वो देते हैं जो कमाई करते हैं। जी। जहां मुल्क कर्जों में डूबा हो, सब्सिडीज आपके और फिर IMF की शराइत भी मौजूद है। और दूसरी जो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि एक ऐसा तबका जो कि कारोबार जो करता है तो वहां पे एक लालच है प्रॉफिट की, वो भी अपने आप को उस पर महदूद नहीं करना चाहता। आप देखिए कि पूरी दुनिया में रमजान के महीने में ईसाई मुल्कों में कीमतें आधी हो जाती हैं, वहां पे आपको सेल्स लग जाती हैं, यहाँ डबल हो जाती हैं कीमतें। तो अखलाकियात का भी मसला, ये सिर्फ एक वही दुख नहीं है। यहाँ पे एक कीमत एकदम ऊपर चली जाए, अब बेशक उसके बाद और चीजों की कीमतें कम कर दें, बिजली कम कर दें, पेट्रोल कम कर दें, लेकिन महंगाई जहां पहुंचा दी जाती है वो वही है, वो कम होने का नाम नहीं लेती। तो ये माशरे का भी मसला है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने, अच्छा अब ये कहा जाता है ना कि आपको कि आप सख्ती काट लें, ये करें, मैं ये कहता हूँ कि वो भी शायद दो काट लें अगर आप कोई ऐसी प्लान सामने रखें जहां कोई रोशनी नजर आए कि ये आपका जो आज आप हमें सख्ती दे रहे हैं, कल ये कोई अच्छे दिन भी आ जाएंगे। अच्छा। जबानी कहने से तो ये नहीं आते, आज दिन तक कोई माशी स्ट्रेटजी या माशी प्लान तो हमें कोई नजर नहीं आई जिससे ये पता चले कि आप अपनी माशियात को किस डगर पे लेके जा रहे हैं, साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, 2 साल बाद हम कहाँ होंगे, वो चीज है ही नहीं। नतीजा ये कि तसल्ली जो आप ज़बानी तसल्लियां देते हैं वो अवाम को फिर असर नहीं करती, लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा जो मुश्किल वक्त आज है वो यूं लगता है कि ये हमेशा रहेगा और लोग उस पर चीखते चलाते हैं। कंसेंसस में इसलिए कह रहा था कि कम से कम हुकूमत को ब्लैकमेल ना कर सकें ये माफियाज हैं जो आपसे, आप देखिए कि आपने कंप्रोमाइज नैब के मामले में भी कर लिया क्योंकि आपको ताजर और ब्यूरोक्रेट जो है वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी तरह आपने ये जो कम्युनिटी दे दी वो देख लीजिए, टैक्स आपने उनके छोड़ दिए
ये जितने भी आप कंप्रोमाइजेस करते हैं, ये दबाव में आके करते हैं और माफिया आपको बिल्कुल बेबस कर देती है। अगर पॉलिटिकल कंसेंसस होगा तो माफिया को भी कोई और दरवाजा नहीं होगा जाके खटखटाने का, वो आपके पास ही आएंगे और आप उनको अपने हालात के मुताबिक डील करें। सही, ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन महंगाई के लिए डॉक्टर साहब आपकी नजदीक, क्योंकि अब यहाँ पर हमने देखा जी पेशावर में तो जिले जाके इंतजामिया ऑपरेशंस कर रही है, पकड़ धकड़ कर रही है, बाजारों के छापे मार रही है, ये एक स्ट्रेटेजी है मंडियों में जाके करने की, या फिर ये इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव ये करने में? ये फायदेमंद है, ये सूदमंद है? देखिए हर सतह पर करना होगा। पहला काम मैं आपको बता दूं जी, अगर आप जीएसटी को 17 से 7.5% पर नहीं लाते तो टैक्स कलेक्शन कहां जाएगी सर? मैं अर्ज कर रहा हूं ना आपसे, और पेट्रोलियम लेवी खत्म नहीं करते, उसका वाहिद तरीका मैं आपको बता दूं, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी उनका राइटिंग में है, और 3 छोटी पार्टियां जो माजी में हुकूमत में थी, कि हर किस्म की आमदनी पर वफाक और सूबे अगर टैक्स नहीं लगाते और उसके बदले इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, बिजली पेट्रोल और गैस का नर्ख बढ़ाते हैं, तो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और इकोनॉमी स्लो होगी। इस पर इत्तफाकी राय है। लेकिन मैं एक लिटमस टेस्ट करता हूं, आप इसका तहरीक इंसाफ को देख लीजिए, उन्होंने ये कहा हर सतह पर सूबे और वफाक को हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना है। अब वो कहते हैं, मैं कहता हूं कि इत्तफाक राय तो बाद में होगा, अगर ये अपनी कैबिनेट से ये अप्रूव करा दें, ये मैं लिटमस टेस्ट करता हूं, नहीं मानेंगे। इसलिए ओपनली लोग कहते हैं कि जो हुकूमत इस मुल्क में ये करने की कोशिश करेगी उसको हम गिरा देंगे और उसके बगैर मईशत ठीक नहीं होगी, ये आप तस्लीम कर लें। सही, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है मतलब सर, तमाम पार्टियों में है, एक में नहीं है, तहरीक इंसाफ में भी है। ये अपनी कैबिनेट से पास करा के दिखा दें, दूसरी पार्लियामेंट तो बात की बात है, नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, तहरीक इंसाफ ने 7 साल से कह रहे हैं कि हम तालीम और सेहत में 7.6% खर्च करेंगे, उनका राइटिंग में है। और तमाम पार्टियों ने 3 साल के डिस्कशन के बाद कहा था कि हम जो है वो 9% करेंगे, लेकिन वो 3% से आगे नहीं बढ़ रहा। तो तहरीक इंसाफ ने 5 साल तक वहां नहीं किया, खैबर पख्तूनख्वा में अब यहां नहीं कर रहे। तो जिन चीजों में इत्तफाक राय है, मैं आपको पूरी मसला ये है कि अब 79% लोग समझ रहे हैं कि हम सही सिमत पे गामजन नहीं है, ऐसे सर्वे अब बोलना शुरू हो गए। कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अब नहीं होगा तो ये करना पड़ेगा सबको। मैं आपको बता रहा हूं, आप आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्टें पढ़ें, फिच की पढ़ें, आप अपनी फिगर्स देखें, जो बता रहा हूं ये खतरनाक सूरत है। अवामी दबाव अगर आप नहीं बढ़ाते और लीपापोती करते चले जाते हैं, ये सियासत पार्लियामेंट्स नहीं करेंगी। माजी में मैं आपको सर जिले सतह पर करप्शन है, जो अफसरान प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं, वहां पे भी पेट्रोल पर 40 रुपए आप टैक्स ले रहे हैं, यहां इन्होंने 10 रुपए आप कम कर देंगे। लेकिन जरूर है, देखिए मिलावट भी हो रही है, लोकल बॉडीज भी कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपना रोल नहीं कर रही, तो यहां फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि आवाम की हालत ठीक हो जाए। मसला जो है पॉलिसीज, मैं बता रहा हूं कि आप IMF की रिपोर्ट देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूं ये सबकी रिपोर्टों में है। मैं पाकिस्तान आया था जो है वो 1992 में, जब से मैं स्टेट बैंक की रिपोर्टें पढ़ रहा हूं, एक ही जुमला, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं। हिलरी क्लिंटन आती वो भी यही कह रही है, सबके मंशूर भी लगाने के लिए कोई तैयार, लॉबीज हैं पार्टीज के। लेकिन मुशर्रफ ने देखिए 20,000